गर्मी में गरीब बहू का कुएं के अंदर ठंडा ससुराल। दमकती गर्मी में दोनों बहुएं नलके के नीचे बाल्टी लगाकर खड़ी होती हैं, तभी पानी भाग जाता है। धत तेरे की, किसी तरह टूटी में से बूंद बूंद तो टपक रहा था, वो भी बंद हो गया। मटका भी नहीं भर पाया। आज उठने में ज्यादा लेट हो गया, आंख नहीं खुली। ऊपर से आज इतवार का दिन भी है। घर और रसोड़ी की लिपाई पुताई भी करनी थी। 2 मोटरी धोने के लिए कपड़े रखे हैं, बर्तन भी जूठे पड़े। खाना पीना नहाना धोना कैसे करेंगे बगैर पानी के? पानी भाग जाने के चलते कविता सुनीता घर के कामों को सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी। तभी पसीने में तर सास काशी दोनों को सुनाने लगती है। बहुआ, तुम दोनों को पानी भरने की पड़ी होती ना तो तुम दोनों टाइम से उठती, मगर तुम्हें तो चेत भी नहीं पानी भरे या ना भरे। कोई नहाए धोए चाहे मत नहाए। ओहो राम राम, इस गर्मी ने तो गदर मचा के रख दिया है कसम से। सुनीता दीदी, माँ जी को जब देखो हम दोनों बहू को ताना देने के सिवा कुछ और नहीं सोचता। एक तो दिन भर रात भर ये मकान भट्टी जितना दमकता है। सुबह 4 बजे थोड़ा ठंडक होता है तो जाकर नींद पड़ती है, तो लेट ही आँख खुलेगी। देवरानी जी, बात को बढ़ाकर समय खराब करने से अच्छा है काम में लगते हैं, खाना भी बनाना है। जेठानी जी, पानी तो चला गया और किसी भी बाल्टी में चुल्लू भर पानी नहीं है। काम धंधा कैसे कर पाएंगे? और कोई चारा नहीं, आज कुएं पर ही चलना पड़ेगा। दोनों बहू मटका, बाल्टी, कपड़े की मोटरी माथे पर उठाकर चिलचिलाती धूप में कुएं पर चल जाती हैं। कड़वी कहावत है, एक गरीब का सारा जीवन 2 वक्त की रोटी जोड़ने में गुजर जाता है। काशी और रामदीन के घर की दशा गरीबी भरी थी। हाँ, आज तो कितनी कड़ी धूप हो रखी है। जमीन तो जैसे जलते कोयले जितनी सुलग रही है। कुआं और कितना दूर है? कविता, अभी तो आधा चलाव बाकी है कुआं आने में। गर्मी से तपती धरती के चलते दोनों बहू के कदम उखड़ने को हो रहे हैं। किसी तरह मीलों का सफर तय करके दोनों कुएं पर पहुंचती हैं। कुएं में मीठा पानी कल कल बह रहा था। घने नीम के पेड़ की छांव के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हा, जेठानी जी, इस कुएं पर कितनी ठंडक है। मेरा तो मन करता है इस कुएं पर ही बसावट कर ले। शरीर में शुद्ध हवा भी लगेगी और जब मन चाहेंगे कुएं से ठंडा ठंडा पानी खींच कर निकाल लेंगे। सही कहती हो तुम कविता, इस कुएं के किनारे मड़ई डालकर भी हम सुख का दाना पानी खा पाएंगे। कम से कम उसके उस किराए के घर और दम घोटने वाली गर्मी से छुटकारा तो मिले। ऐसा कहते हुए सरिता रस्सी बांधकर बाल्टी कुएं में डालकर गहराई में से ठंडा ठंडा पानी खींचकर निकालती। कुएं का साफ सुथरा पानी किसी हीरे की तरह चमक रहा था। जेठानी जी, इस कुएं का पानी बिल्कुल बर्फ के जितना चिल्ड है। पूरी बाल्टी पर ऐसे निशान छप गया जैसे कि फ्रिज के अंदर से पानी का बोतल निकला है। कविता, कुएं का पानी तो ठंडा होगा ही, जमीन के गहरे सतह से खींच कर जो निकलता है। बाल्टी मटके भरने के बाद दोनों बहुएं कुएं के चबूतरे पर बैठकर कपड़े धुलने लगती हैं। वैसे सरिता दीदी, इस कुएं के पानी से कपड़े धोने में ब्रश भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाथ से मलकर ही कपड़े साफ सुथरे हो गए। हाँ, और साबुन सर भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस कुएं का पानी खारा नहीं बल्कि मीठा है। कुछ देर में दोनों बहुएं कुएं से पानी भरकर धुले हुए गीले कपड़े की गठरी सर पर उठाकर घर आती है। वैसे इन गीले कपड़ों की वजह से धूप नहीं लग रही सर पर। सही, तुमने सही जुगाड़ किया, वरना कुएं पर से घर पहुंचते पहुंचते धूप में झुलस जाती। दोनों घर आकर देखती हैं कि मकानदार उनके दरवाजे पर खड़ा गाली दे रहा है। मैंने तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीबों को अपना मकान किराए पर इसलिए चढ़ाया था कि तुम टाइम पर किराया नहीं दोगे। मकानदार जी, हमने अभी तो आपको समझाया कि हमारा काम धंधा सही ढंग से नहीं चल रहा। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। कौन सा हम आपका किराया खाकर भाग रहे हैं? अरे ऐसे कैसे तू मेरा किराया पचाकर भाग जाएगा? तुझे और तेरे परिवार वालों को जेल की चक्की नहीं भिजवा दूंगा। अरे तेरे घर का तो दुख परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर महीने लेट सेट कराया देता है। मकानदार को गरीब ससुराल वालों की चौखट पर चढ़कर गाली गलौज करते देखकर पड़ोसी निकलकर देखने लगते हैं। तभी पड़ोसन मनोरमा मजे लेते हुए, पता नहीं भाई, इस काशी के बेटे क्या ही कमाते हैं जो किसी भी महीने से टाइम पर किराया भी नहीं भरा जाता। हर महीने मकानदार से किराए के पीछे किचकिच होती है। मनोरमा की टिप्पणी सुनकर रामदीन मकानदार के आगे हाथ जोड़कर डबडबाई आंखों से कहता है, देखिए मकानदार जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर पैर पड़कर विनती करता हूँ, मोहल्ले वालों के सामने और तमाशा मत बनाइए। हमें 1-2 हफ्ते का टाइम दीजिए। कैसे भी करके आपके किराए की पाई चुका दूंगा। देख लो रामदीन, जुबान दी है, मुकर मत जाना। या तो 2 हफ्ते बाद किराया दे देना या खाली करके चले जाना। मकानदार दोनों बहू के सामने गरीब ससुराल वालों को धमकाकर चला जाता है और सब लोग घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं जहां घमस भरा था।
ओहो, ओह, आज तो गर्मी से छत भी ज्यादा भभका मार रही है। किरण बेटी, जरा हाथ पंखा कर दे, मिजाज बड़ा घबरा रहा है। जी बाबा। किरण पूरे परिवार वालों को हाथ पंखा करने लगती है। ऐसे ही गरीब ससुराल वाले गर्मी में गुजर बसर कर रहे थे। अगले दिन दोपहर में सबको खाना खिलाने के बाद दोनों बहू कच्चे आंगन में बर्तन मांज रही होती है। कविता, मैं फटाफट बर्तन मांजती हूँ, तुम खंगालती जाओ। जी दीदी। कविता जैसे ही बर्तन धोने के लिए बाल्टी में से पानी निकालती है तो पानी लावा जितना खौल रहा था। मम्मी, मेरा हाथ! बाप रे बाप, जेठानी जी, पानी तो बिल्कुल चावल के अदहन की तरह खौल रहा है, जबकि 1-2 घंटे पहले ही भर कर रखा था। कविता, गर्मी के मारे धूप भी तो कड़क निकल रही है। मकान के अंदर जब मटके का पानी ठंडा नहीं रह पा रहा तो ये पानी धूप पे कहाँ से ठंडा रहेगा। बेचारी कविता उस गर्म खौलते पानी से ही बर्तन खंगालती है। तभी तीनों के बच्चे पसीने से सनी वर्दी में घर आते हैं। मम्मी, मम्मी, तुम्हें पता आज पूरा दिन मुझे स्कूल में बहुत तेज की खुजली मच रही थी। तुमने मुझे सुबह नहलाया भी नहीं था। अले ले मेरा प्यारा बच्चा, अभी मैं मेरे राजू को नहलाऊंगी। पर जेठानी जी, सारा पानी तो बर्तन धोने में ही लग गया। अब नहाने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा। वैसे भी इस मकान में गर्मी में 2 टाइम की जगह 1 टाइम तो पानी आ रहा है। अब पानी तो कल से पहले आने वाला नहीं है। कविता, इतनी गर्मी में बच्चों को नहलाने के लिए कल तक की थोड़ी न प्रतीक्षा करेंगे। गर्मी का मौसम है, बच्चों का शरीर नाजुक होता है। कुएं पर चलकर नहला लेंगे। कुएं पर नहाने जाने की बात से तीनों बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। मम्मी, चाची, आज हम कुएं के ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे, फिर तो बड़ा मजा आएगा। पानी की किल्लत छाने के चलते बहू अपने बाल बच्चों को कुएं पर लेकर आती है, जहाँ काफी ज्यादा ठंडा वातावरण था। चलो राजू, मुन्नी, रानी, तुम तीनों आलती पालती मार के चबूतरे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें ठंडा ठंडा पानी डालकर नहलाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे बाल्टी दे दो, मैं खुद से नहा लूंगा। राजू, कुआं काफी गहरा है, तुम पानी नहीं निकाल पाओगे, बैठ जाओ। तब सरिता कुएं के ठंडे पानी से बच्चों को नहलाती है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए आना आए, गाना चाहिए। सरिता दीदी, देखिए बच्चे कुएं के पानी से कैसे छपाक छपाक के नहा रहे हैं और कितने खुश भी हैं। कविता, गर्मी में इस कुएं से हमें काफी राहत मिल रही है, नहीं तो गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए भी मोहताज होना पड़ता हमें। बच्चों को नहलाकर दोनों बहुएं कुएं में से मटका भर कर घर आती हैं, जहां पसीने पसीने होकर पति और ससुर घर में बैठे थे। सरिता भाभी, कविता, आप दोनों कहाँ चली गई थी? घर में हाथ पैर धोने के लिए 1 बूंद पानी भी नहीं बचा है। सोचा था दोपहर में रोटी खाने जाएंगे तो 10 मिनट खा पी कर सस्ता लेंगे, मगर टाइम खराब कर दिया। नरेश को गुस्सा उतारते देखकर सरिता भी भड़क जाती है। देवर जी, बाकी दिन तो आप दोनों भाई 1:30 बजे रोटी खाने आते हैं और आज आप जल्दी आ गए, हमें थोड़ी ना पता था। बड़ी बहू, अब तू बेमतलब में राई का पहाड़ किस लिए बना रही है? दोनों को हाथ धुला दे और कंचन, तू जाकर खाना काट कर ले आ। ला रही हूँ। कंचन रसोड़े में से रोटी सब्जी परोसती है, जिस पर ससुर रामदीन मुंह चढ़ाकर, हद है, कसम से महंगे रेट की भी सब्जी लाकर क्यों न रख दो। तुम दोनों बहू को मसाला डालकर सब्जी बनाने के अलावा कभी सादा भुजिया बनाने का मन नहीं करता। अंट शंट बना के परोस देती हो। जी, ये तो तुम्हें इतने लंबे चौड़े परिवार में आधा किलो भिंडी खरीद कर लाने से पहले सोचना चाहिए था। अगर बहू भिंडी की भुजिया बना देती तो बनकर थोड़ी सी हो जाती, उसमें सबके पेट का गुजारा नहीं होता, इसलिए मैंने तरी डालकर बनवा दी। भगवान, तुम तो चुप हो जाओ, पहले ही गर्मी से मिजाज खराब हो रखा है। बहू, मुझको नहीं खाया जाएगा ये मसाले वाला खाना, ले जा थाली यहाँ से। सरिता डरते हुए असहज होकर थाली उठाकर रसोड़े में ले जाती है। ससुर ऐसे बुढ़ापे के शरीर में खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। ऐसा करती हूँ, चने का सत्तू घोल कर दे देती हूँ, मन पसंद से पी लेंगे। तब बड़ी बहू डिब्बे में पड़ा सत्तू छलनी से छानने लगती है कि रसोई के कच्चे मकान से मिट्टी का ढेला टूटकर गिर जाता है। बेड़ा गर्क हो इस मकानदार का, किराया बढ़ाकर चाहिए, लेकिन मजाल है जो 10 साल में कभी घर और रसोई में सफेदी करवाई है। ऊपर से दिन भर गर्मी से जलती रहती है रसोई। सरिता दोबारा से सत्तू छान कर कुएं के ठंडे पानी में नमक प्याज मिर्च काट कर सबको ठंडा ठंडा सत्तू देती है। बाबूजी, ये लीजिए सत्तू। ससुर एक सांस में गटागट करके सत्तू पी कर निपटा देते हैं। आहा, बहुत ही ठंडा और स्वादिष्ट सत्तू बनाया है तूने सरिता बहू, पीकर मन प्रसन्न हो गया। आज पानी भी एकदम अमृत जितना मीठा था। दादाजी, माँ ने सत्तू कुएं के मीठे पानी में बनाया ना, इसलिए टेस्टी बना था, वरना हमारे टूटी के पानी में से तो गटर जैसी बदबू आती है। सच में कभी कभी तो टूटी के अंदर से इतना खराब पानी आता है कि नाक भी नहीं दिया जाता, पानी तो दूर की बात है। माँ, देखा जाए तो हम लोग जिस नल के पानी को पीते हैं
वो नाले का पानी ही तो होता है जो गंदा होकर जाता है और दोबारा से पुनर्चक्रण होकर आता है। भैया ये तो होना ही है। इंसान की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऊपर से पेड़ पौधों की इतनी कटाई हो रही है, प्रकृति पर कितना बुरा असर पड़ता है। वरना आज की तुलना में पहले इतनी गर्मी कहाँ पड़ती थी और पानी भी साफ सुथरा था। गरीब ससुराल वाले सत्तू पीकर थोड़ा संतुष्ट होते हैं, तभी मकान मालिक धमक जाता है। अरे वाह जी वाह, देखो जरा मेरा किराया हड़प कर बैठे हैं और दावत खा रहे हैं। अरे आइए आइए मकानदार जी, रोटी खाने के समय पर आए हैं आप। लीजिए आप भी खा लीजिए, गरीब के घर का रूखा सूखा। अरे बस बस, ये रूखा सूखा खिलाकर मुझे चूना लगाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से किराया निकालो, 15 दिन का समय खत्म हो गया है। मकानदार जी आपके किराए की व्यवस्था में ही लगे पड़े हैं। फिलहाल ये 2 महीने का किराया रखिए, बाकी भी धीरे धीरे करके दे देंगे। 2 महीने का किराया मिलते ही मकानदार मक्कारी पर उतर आता है। अब तुम लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ सबके सब। आप हम सब लोगों को ऐसे जोर जबरदस्ती से मकान खाली नहीं करवा सकते, समझे? नरेश समझा ले अपनी लुगाई को, ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना मकान किसी अच्छे किराएदार को चढ़ाऊंगा, तुम जैसे लीचर लोगों के बहुत टाइम काट लिया। मकान मालिक जी, हम पर न सही हमारे बाल बच्चों की शक्ल देखकर तो तरस खाइए। इतनी गर्मी में कहाँ भटकेंगे हम। दिनेश रहने दे, शायद हम लोगों का इस मकान में इतने दिन का ही दाना पानी लिखा था। बहुओं सामान समेट लो। अच्छा जी, दम है तो इस मकान से एक सुई भी ले जाकर दिखा दो। हाँ, बाकी का किराया ये सामान बेचकर वसूलूंगा। ये चप्पल भी खोल कर जाओ यहाँ से। मक्खी चूस मकान मालिक सबकी चप्पल तक उतरवा लेता है। बेचारे गरीब ससुराल वाले भयंकर गर्मी के मौसम में मारे मारे फिरने लगते हैं। वहीं नंगे पैर सुलगती जमीन पर चलने के चलते बेचारे बच्चों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मम्मी पापा देखो ना, मेरे पैर में फोड़े बन गए, मुझको चला भी नहीं जा रहा। मुन्नी के पाँव के फोड़े देखकर कविता का कलेजा अथाह दुख से भर जाता है। मुन्नी मेरी बच्ची, रुक मैं तेरे पैर में कपड़ा बांध देती हूँ। कविता आंचल का टुकड़ा फाड़ कर बच्ची के जख्म भरे पैर में बांध देती है। तभी राजू छटपटाते हुए पानी मांगता है। माँ, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, पानी पीना है। प्यास के मारे तो हलक सूख गया है और धूप से प्राण निकलने को हो रहे हैं। कहीं छांव देखकर ठहर जाते हैं। तभी कविता को ठंडे कुएं का ध्यान आता है। चलिए सब लोग कुएं पर चलते हैं, इस गर्मी में भटकने से अच्छा है छांव में बैठ जाएंगे। सब लोग गर्मी का सितम सहते हुए आगे बढ़ते। गरम गरम लू भरी हवा सबके तन बदन को खौलते लावे के जैसे झुलसा रही थी। कुएं पर आकर बहुएं पूरे ससुराल वालों को पानी पिलाती हैं। अब थोड़ा ठंडा पानी पीकर जान में जान पड़ी है, वरना गर्मी ने प्राण निकाल दिया था। तभी कुएं के किनारे नीम का पेड़ देखकर काशी को जुगाड़ आता है। लगता है इस कुएं में काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था, इसीलिए आसपास की धरती एकदम ठंडक भरी है। कब तक इस तपती धूप में ऐसे इधर उधर भटकते रहेंगे? यहीं पर तंबू डालकर डेरा लगा लेते हैं। हाँ, ये उचित रहेगा। पास में कुएं का ठंडा पानी भी उपलब्ध है। खाना ना सही, पानी पीकर तो जीवित रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम तंबू लगाने के लिए जुगाड़ करते हैं, आप लोग यहीं रहना। दोनों भाई भयंकर गर्मी में रोजगार की तलाश में भटकते हुए जाते हैं और भट्टी में ईंट बनाने का काम करते हैं, जिसके बदले उन्हें 2-400 की दिहाड़ी मिलती है, जिससे वो अपना थोड़ा खाना और तिरपाल खरीद कर लाते हैं और कुएं के किनारे तंबू डालकर मेल मिलाप से रहने लगते हैं। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। वैसे इस गर्मी के मौसम में कुएं के ठंडे ठंडे पानी में काम करने में कितनी सुलभता हो गई है। सही कह रही हो कविता, तुम उस मकान में किराए भरने के बावजूद भी हमारे परिवार वालों को गर्मी में गुजारा करना पड़ा था, और यहाँ तो पेड़ पौधों की हवा पैसे झमाझम लगती है कि पंखे की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोनों बहुएं कुएं के पास के ठंडक से माहौल से संतोष होकर बात कर रही होती हैं। तभी कुएं का मालिक आकर उन्हें खदेड़ कर भगाने लगता है। अरे भाई, कौन हो तुम सबके लोग और बिना मेरी इजाजत के मेरी जमीन पर डेरा जमा कर कैसे रह रहे हो? बाहर से इतनी तेज हल्ला गुल्ला कैसा हो रहा है, चलकर देखना चाहिए। हल्ला गुल्ला सुनकर गरीब ससुराल वाले तंबू से बाहर निकल आते हैं। अरे भाई, अपनी बहू को बोल दो यहाँ पर बर्तन न मांजे। यह कुआं मैंने केवल गरीबों के पानी भरने के लिए खुदवाया था। अपना यह तंबू कहीं और जाकर बसाओ। जी जी, हम अभी चले जाते हैं साहब जी। एक बार फिर अमीरों के हाथों दुत्कारे जाने पर गरीब परिवार वाले गर्मी का प्रकोप झेलते हुए चिलचिलाती गर्मी में वहां से चल देते हैं। काशी फूट फूट कर रोने लगती है। पता नहीं भगवान इस भयंकर गर्मी के मौसम में हमारे परिवार को भटका रहा है। आज अगर हमने सालों तक किराया नहीं भरा होता तो हमारा खुद का अपना मकान होता। चिंता मत करो काशी,
जिस भगवान ने जीवन दिया है वही हमें वायदे की जमीन देगा। घमासान गर्मी में भूखे प्यासे चलाव चलकर घने जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ काफी ज्यादा हरियाली छाई थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो सब एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब मुझसे और चलान नहीं होगा, यहीं पर शरण ले लेते हैं। वैसे इस जंगल की मिट्टी की समतल सतह देखकर लग रहा है यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, यहीं झोपड़ी बना लेते हैं। वैसे भी यहाँ की जमीन काफी ज्यादा ठंडी है, जैसे कि इसके नीचे की धरती पानी से भरी हुई हो। तभी पेड़ की शाखाओं से काली काली चींटी झड़कर बच्चों को काट लेती हैं। मम्मी 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 चींटी। हे भगवान, ये तो कितना जहरीला चींटा है। माँ जी, ये शहतूत का पेड़ है ना, इसलिए चींटी भरी पड़ी है। इससे पहले कि किसी और के शरीर पर गिरे, चलिए यहाँ से। उस जगह से उठकर पूरा परिवार थोड़ा और आगे आता है। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में आते हैं, किसी खुली वादी जितनी ठंडक की अनुभूति करते हैं। लगता है जरूर इस जंगल के अंदर झरना बहता है, तभी इतनी ठंडक है। तभी सरिता का ध्यान जंगल के अंदर बने एक कुएं पर जाता है। वो देखिए सब लोग, इस घने जंगल के अंदर तो कुआं भी बना है। सब कोई पानी की उम्मीद लगाकर उस कुएं के पास आते हैं, जो कि सूखा पड़ा था। कुआं ज्यादा गहराई वाला नहीं था, लेकिन कुएं की निचली सतह पर काई जमी पड़ी थी, जिससे इस कुएं में काई जमी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जलभराव नहीं है। क्यों ना हम इस कुएं में बसावट कर लें। कविता की कुएं के अंदर घर बनाकर रहने के विचार के बाकी के सदस्य थोड़ा असहजता जताते हैं। छोटी बहू, इतनी आग लगाती गर्मी में इस कुएं में कैसे रहना संभव है? दम घुट जाएगा। पर बाबूजी, ये कुआं कितना चौरस तरीके से बना हुआ है और देखिए अंदर जाने के लिए ईंट की सीढ़ी बनी हुई है, और ऐसे खुले में रहने से अच्छा है इस ठंडक भरे कुएं में रहें। ठंडक का सोचकर सब लोग कुएं के अंदर रहने के लिए मान जाते हैं और मिलजुल कर कुएं की काई को साफ सुथरा करते हैं। काई तो साफ हो गई, लेकिन अभी भी इस कुएं की जमीन में काफी फिसलन और मगर सूखी मिट्टी से लिपाई कर देंगे तो और भी ठंडक बढ़ जाएगी। तब सरिता कविता कुएं के बाहर आती हैं और जंगल से काफी सारी सूखी मिट्टी खोदकर उसे कुएं में लाकर लीपती हैं। वहीं उनके पति भी जंगल से खाने पीने के लिए मीठे कंदमूल इकट्ठा करके ले आते हैं। देखो, हम सब जंगल से ये मीठे और ये अच्छे शहतूत तोड़ कर ले आए हैं, सब लोग खा लीजिए। भूख से बेहाल सब कच्चे पक्के शहतूत से पेट भरते हैं और ठंडक में कुएं में सुकून से नींद लेते हैं। अगली सुबह दोनों तड़के सुबह लकड़ियां काट कर लाते हैं। देखो, हम दोनों भाई लकड़ी बेचने जा रहे हैं, शाम को राशन लेकर आएंगे, तब तक तुम चूल्हा बनाकर रख लेना। जी अच्छा। दोनों भाई लकड़ी की गठरी बेचने निकल जाते हैं। वहीं सरिता दुखी होकर, केवल चूल्हा बनाने से थोड़ी होगा, खाना पकाने के लिए ना तो हमारे पास अनाज है, ना परोसने के लिए बर्तन, कैसे करेंगे? भाभी, मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना आता है। इस जंगल में तो कितनी अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी है, बर्तन बन जाएगा। तब ननद मिट्टी से बर्तन निखारती है और बहुएं कुएं में चूल्हा बनाती हैं। तभी एक जहरीला बिच्छू कुएं के दरार से निकल के आता है, जिसे देख राजू डरते हुए, माँ बिच्छू बिच्छू। भगवान जी, कितना जहरीला बिच्छू है। सरिता ईंट उठाकर बिच्छू को कुचल देती है। उसके बाद कुएं में सब सतर्कता बरतते हुए गर्मी में ठंडक के ललक में गुजारा करते हैं। थोड़े ही दिनों में दोनों भाई की लकड़ी की बिक्री बढ़ जाती है, जिससे खाने का खर्चा निकलने लगता है। ऐसे ही समय गुजरता है। एक शाम को खाना बनाते हुए सरिता, शाम ढलती नहीं कि कुएं में कीड़े मकोड़े भर जाते हैं, बस जल्दी से इस कुएं से निजात मिल जाए। जेठानी जी, जितनी भी हमारे पतियों की आमदनी हो रही है वो तो सबका भरण पोषण करवाने में लग जा रहा है। मेरे ख्याल से हमें भी कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन दोनों बहू ईंधन जुटाने के लिए कुएं से बाहर आती हैं तो दोनों का ध्यान दूर दराज जंगल में खजूर, नारियल के पेड़ और जंगली तोरी कुंदरी की बेल पर जाता है, जिससे दोनों का जुगाड़ू दिमाग चल पड़ता है। जेठानी जी, इस जंगल के अंदर तो हमारे कमाने खाने के लिए स्रोत ही स्रोत है। ये देखिए तोरी। कविता, ये जंगली तोरी है, इसे बनाकर खा थोड़ी सकते हैं। जेठानी जी, खा नहीं सकते, मगर इसका जूना बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। और ये देखिए खजूर की डाली, हमारे गांव में इसका बहुत ही टिकाऊ झाड़ू बनता है और इतनी नरम नरम घास है, इसकी चटाई कालीन बनाकर भी तो बेच सकते हैं। गर्मी के मौसम में ठंडी चीजें कौन नहीं खरीदना चाहता। कविता का दिमागदार जुगाड़ सरिता को भी पसंद आता है। दोनों जंगल से पत्ते और जंगली सब्जी तोड़कर उनसे चटाई, कालीन, जूना वगैरह बनाकर बाजार लगाती हैं, जो कि सस्ते दाम पर ग्राहक खुशी खुशी खरीद लेते हैं। और ऐसे ही पैसे जोड़कर बहुएं अंत में किराए का घर ले लेती हैं, जहां पूरा परिवार कुशलता से रहन सहन करते हैं।